अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िक्र स्पीक्स में खुशामदीद। मैं ज़ौक अहमद और मेरे साथ सलीम अहमद मौजूद हैं। मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पर जो डिजिटल मीडिया हम देखते हैं और जिस तरह की कैम्पेन्स और जिस तरह का हम देखते हैं कि एक ख़ास किस्म के हमें बयानिया नज़र आता है, उसको बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं और पाकिस्तानी सियासत को भी फ़ॉलो करते हैं क्योंकि खुद भी मीडिया में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं जी, आप। वालेकुम सलाम। ज़ोक, क्या हाल-चाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सलीम साहब, बड़ा ही आसान-सा मुद्दा है आज का जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। वो लियाकत चड्ढा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने आज एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर बयान दिया है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर इससे पहले हमें नज़र नहीं आता और उस माहौल के अंदर जब जो इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आप ये बताएँ सबसे पहले कि आपको क्या लगता है? 2 राय हैं। एक राय ये है कि उनको उनके ज़मीर की आवाज़ ने मजबूर किया कि वो इस किस्म का बयान दें और दूसरी राय इस पर ये है कि शायद उनसे दिलवाया गया। तो कौन-सी राय के साथ आप इत्तेफ़ाक करते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं लियाकत चड्ढा के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा कि हुँ, हुँ। लियाकत चड्ढा की जब खबर आई तो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई एक चीज़। सबसे पहले वो ट्वीट की थी गरीदा फ़रूकी साहिबा ने। उन्होंने कहा था कि अच्छा, लियाकत चड्ढा का ताल्लुक जो पीटीआई के एमएन हैं अली अहमद चड्ढा, ठीक है? वो हैं जी। अलीपुर से। तो हुँ, ये हुँ। हामिद नासिर चट्टा पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं, बड़ा उनका कलीदी किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। तो वज़ीराबाद से उनका ताल्लुक है और इस वक़्त जब इमरान खां का वो लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद पहुँचा था, तो वहाँ पर गोलियाँ भी लगी थी इस हामिद नासिर चट्टा के बेटे अहमद चट्टा साहब को। तो इस दफ़ा अच्छा, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2 सीटों पर, एक सूबाई असेंबली की और एक कौमी असेंबली की। वो दोनों सीटें जीत चुके हैं। तो गरीदा हुँ, फ़रूकी ने क्योंकि वो भी चट्ठा है, तो चट्ठों के साथ उन्हें मिला दिया कि उन्होंने कहा कि ये तो हामिद नासिर चट्ठा के जो बेटे हैं अहमद चट्ठा, उनके कज़िन हैं। तो ये अच्छा, बात तो गलत है, ये इनका ताल्लुक मेरे शहर से है, मेरे आबाई शहर हफ्ज़ाबाद से है और हफ्ज़ाबाद का अच्छा, एक गाँव है सूइयाँवाला, वहाँ से इनका ताल्लुक है, जो लियाकत चट्ठा साहब हैं और ये पीछे से ज़मींदार हैं। और इनके हवाले से कुछ 2-4 और खबरें हैं कि जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उसके हवाले से भी वो गलत हैं। मतलब उस उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है कि पीटीआई के साथ उनका बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। इस तरह की हुँ। बात नहीं है। और अब वो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ही बड़ी लंबी फ़हरिस्त निकाली है जी कि ये यहाँ-यहाँ पर पोस्टेड रहे हैं। जी, जी। तो वो दूसरा अब देखें उनके टेन्योर में पीटीआई के टेन्योर में लाज़मी बात है ब्यूरोक्रेट है, वो मुलाकात होती है, तस्वीर बन जाती है। ज़रताज गुल के साथ तस्वीरें हैं, दूसरा अब नून लीग के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं, हमज़ा शहबाज बिल्कुल शरीफ ऐसे ही के है। साथ देखें, सारी जितनी क़यादत है, अब वो जब मिलते हैं, जब ब्यूरोक्रेट मिलते हैं सियासतदानों से, प्रोजेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो मुलाकात तो होती है। तो इसलिए इनका ताल्लुक ऐसा जोड़ा जाना कि पीटीआई के साथ अभी तक ये साबित करना मतलब शायद बाद में हो जाए, इसका इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो हुँ, हुँ। लियाकत चट्टा की फैमिली है, ये इनका ताल्लुक हफ्साबाद से है और इनके जो भाई हैं बशारत चट्टा साहब, सुइयांवाला में ये वहाँ पे जो जो इनका भाई गाँव है, वहाँ से ये नाज़िम रह चुके हैं, नून लीग के हुँ। टिकट पर सन जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे वहाँ पर। जो और इस दफ़ा भी इनकी अगर आप वीडियो बोलेंगे मुझे, मैं वीडियो भेज दूँगा कि ये जो सन 2024 का इलेक्शन था, उसमें इनके जो भाई हैं वो कैम्पेन कर रहे थे, नून लीग के कैंडिडेट जो सारा अफ़ज़ल तारिक ठीक है। साहब हैं, उनकी कैम्पेन कर रहे थे। तो ये जो इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए बिरादरी का, तो ये तो नून लीग के साथ मुंसलिक हैं। और दूसरी हुँ। बात आप देखें कि इसके बारे में जब खबर आई, तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरे तो ये बड़े करीबी दोस्त हैं। करीबी और दोस्त हैं, बिल्कुल। मैं हाँ, मैं जानता हूँ कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ठीक है? दूसरी जानब जो नून लीग ये बयानिया बना रही थी कि ये तो पीटीआई के करीबी हैं, पर ये हुँ। इनका आपस में बयानात ही नहीं मिल रहे। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मेरे करीबी दोस्त हैं। अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आपने एक इतना बड़ा पूरा डिवीज़न हुँ। उनको दिया है, ठीक है? इस पर हाँ, बड़ा सवालात हैं कि सवालिया भई निशान और हाँ, और और राणा सवालिया निशान सनाउल्लाह साहब को पता है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन उनके मुताबिक हाँ। दुरुस्त नहीं और फिर भी उस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है मतलब आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया? आपने उन्हें घर क्यों नहीं हुँ। भेजा? आपने उन्हें मेडिकल लीव पर क्यों नहीं भेजा? आपने ये क्यों नहीं कहा कि भई अपना इलाज करवाइए, आप इस पोस्ट के लिए
कैपेबल नहीं है, आप सूटेबल ये नहीं है। चीज़ नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि ये जो थ्योरी पेश की जा रही है कि वो उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर होती तो वो इस पोस्ट पर ना होते। अच्छा और सलीम, आप दूसरा बड़ी गहरी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ यहाँ पे ही, उसी सवाल से जो मैंने पहले किया था। आप क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से मैं बल्कि हम सोशल मीडिया कैंपेन्स कैसे रन होती हैं, किसी और नशिस्त के अंदर इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा, अब क्योंकि जो सवाल ये था कि ज़मीर की आवाज़ थी या किसी ने करवाया। अब इसको लोग इस वजह से भी जोड़ते हैं क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया है, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, ख़ास तौर पर टेलीविज़न मीडिया, उस पर ये तासुर ज़रूर मौजूद है कि कोई भी खबर जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलती रियासत से, तब तक वो नहीं चलती। और फिर इतनी लंबी ट्रांसमिशंस आज पूरा दिन इस पर होना, तो क्या ये रियासत के इमा पर किया गया है? रियासत से मेरी मुराद आप समझ रहे होंगे, या फिर उनका ज़मीर जाग गया? इसपे तो जब चीज़ें खुल के सामने आएँगी, कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं। मेरे जो 2 थ्योरियाँ हैं ना, अभी आप ये देखें कि ये जो चड्ढा साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने कहा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ़ जस्टिस साहब हैं, वो जी, इस धांधली में मुलव्वस हैं। अच्छा, ये इल्ज़ामात नहीं है, मतलब पूरी मीडिया में ये चल रहा है कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने जो जुर्म है, उसका इतराफ़ किया है, ठीक है? उन्होंने कहा कि मैंने ये जुर्म किया है और जो 60 से 70 हज़ार की लीड से लोग जीत रहे थे, उन्हें हरवाया है और मुझे तो नींद नहीं आ रही, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो ये एतराफ़े जुर्म है। ये लोग हुँ। कह रहे हैं कि नहीं, वो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं टीवी हाँ, नहीं देखता, और मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, उन्होंने हाँ, फ़ौरन आप देखें वज़ाहत दे वो दी है। सोशल मीडिया पर भी आ गए, टीवी पर भी आ गए। तो अब ये उनके लिए जो कॉन्फिडेंस लग रहा था ना चीफ जस्टिस का, वो पहले वाला नहीं था मुझे लग रहा। हाँ, वो हुँ। बैक फुट पर लग रहे थे। तो अब ये समझने की चीज़ है कि ये चेक आसिफ करें राणा कि साहब ने हमें जो भी जॉइन किया है जी। सलीम हाँ साहब। जी, तो जी, अब आप वो कंटिन्यू करें। चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनमें थोड़ा-सा आप कुछ कह सकते हैं चीफ जस्टिस का किरदार जो है वो इलेक्शन का जो फैसला उन्होंने दिया बल्ला लेने तक, उसमें तो कह सकते हैं। अब जो बात खुलकर उन्हें करनी चाहिए थी, वो नहीं की उन्होंने। नहीं, जो पत्थर पर इलेक्शन लकीर ये रिगिंग चीफ करते जस्टिस हैं ने ही कहा था, और वो पत्थर पर जो लकीर है उसकी वजह से ये इंतखाबात हुए। वो ठीक है, चीफ जस्टिस का किरदार वहाँ तक ठीक है, मतलब वहाँ तक आप उन्हें ब्लेम कर सकते हैं, बदला लेने तक आप ये कह सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, उनके प्लान में उन्होंने भरपूर साथ दिया, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। पर अभी ये जो इलेक्शन कमीशन पर भी सवालिया निशान उठता है, पर जो सही बात है ना, वो चड्ढा साहब नहीं करके गए, उन्होंने कह दिया कि फ़ौज ने तो अच्छे इंतखाबात कराए हैं, पर आपको भी पता है कि कौन ये जुर्लू फेरता है, कौन आरटीएस बिठाता है, कौन ईएमएस सिस्टम बिठाता है, 12 बजे के बाद कौन-सा जो ऑपरेशन रद्दो-बदल होता है, वो कौन लोग करते हैं। तो ठीक है, जो ठीक है। जिनका यानी नाम अभी लेना चाहिए था, दो वो दो नाम 2 नहीं नाम लिया उन्होंने उन्होंने। लिए, 2 नाम उन्होंने लिए, एक चीफ जस्टिस साहब का लिया, उनकी वज़ाहती वीडियो हमने देख ली काफ़ी से गुफ्तगू करते हुए। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास भी मेरे ख्याल से इस वक़्त जारी है, और उसके अंदर भी कोई बयानिया अब सामने आएगा। आसिफ राणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और अ, जब इनसे बात की जाती है तो बताते हैं कि इस वक़्त क्या चल रहा है और कहाँ क्या चल रहा है। राणा साहब, मैं अभी सलीम साहब से ये पूछ रहा था कि ये आपको क्या लगता है, उनकी क्या पर्सनल राय है? मैं आपसे भी यही पूछूँगा कि आपको क्या लगता है, ये ज़मीर जागा है कमिश्नर साहब का, या आपको लगता है कि ये बयान दिलवाया गया है इस तमाम तर सिचुएशन में, जो टाउन ऑफ द टॉक, ठीक है, कि पूरे मीडिया की बात या पूरे पाकिस्तान की बात को एक साइड पर ले जाने के लिए, एक नई उसको रोशनी देने के लिए या राह देने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। मैं यही टॉक सुन ऑफ रहा द था सलीम साहब की भी वो बात है। बात ये है कि ज़मीर जागने की बात अभी आप ले लें कि कुछ दिन पहले अगर बैक जाएँ तो हम बहुत सारे लोगों के थे कि ये पीएमएल-एन को ही ले लें कि वो यही कह रहे थे कि फलाँ का ज़मीर जागा है, ओन चौधरी का ज़मीर जागा है, कोई और आ गया उसका ज़मीर जागा है। तो अब अगर चट्ठा साहब आए हैं तो चट्ठा साहब की बारी, वो ज़मीर नहीं जागा। तो ये तो अभी टाइम थोड़ा लगेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, सब कुछ सामने भी आएगा। तो देखते हैं अभी ये चीफ जस्टिस साहब के भी आज आप देख लें कि जितनी स्पीड से उन्होंने वो यूट्यूबर्स को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में बैन करते हैं और एक यूट्यूबर के ज़रिए अपना मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये देख लें क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि चीफ जस्टिस साहब को भी ऐसे आके एकदम से वो सडनली सारा कुछ कहना पड़ा, बताना पड़ा।
तो अब देखें आगे क्या चलता है। लेकिन ठीक है। अच्छा एक जो सियासत में पहले हलचल थी वो कह लें कि एक सुनामी और बर्पा हो गई है बीच में, काम तो तेज हो गया पहले से ज्यादा। अच्छा सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्या ये चीज़ फ़र्क डाल पाएगी? क्योंकि इंतखाबात पहले भी हुए, पहले भी इल्ज़ामात लगते थे। पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल है, जहाँ पर कभी भी ऑपोज़िशन ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इंतखाबात जो है, वो फ्री एंड फेयर हुए हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने एक लंबी तहरीक चलाई, लेकिन 5 साल हुकूमत ने ज़रूर पूरे किए। तो आपको क्या लगता है, ये कोई चीज़ फ़र्क डालेगी, इस किस्म का बयान सामने आना? पाकिस्तान में जो इंतखाबात शफ़ाफ़ हुए हैं, वो एक ही हुए हैं। इससे पहले 1971 में, उसके बाद पाकिस्तान टूट गया था, ठीक है? उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं, वो उनमें प्री पोल रिगिंग भी की गई और पोलिंग डे पर भी की गई। और आप ये कह लें कि इस दफ़ा जो फैसला साज़ हैं या जो मनसूबा साज़ हैं, उन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी। प्री पोल रिगिंग के तो जितने भी लवाज़मात थे, वो सारे पूरे थे। पार्टी तोड़ दी गई, निशान ले लिया गया, ठीक है? और आज जब निशान उनसे ले लिया गया, तब हमें ये खुद भी कन्फर्म हो गया कि अब इनका जो जीतना है, इलेक्शन कंटेस्ट करना है, ये मुश्किल हो जाएगा। तो वो ही चीज़ें हुई, उन्होंने तकरीबन जो प्री पोल रिगिंग थी, वो सारे चीज़ें पूरी की थी, पर एक गलती वो कर गए, जो एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे हम लोग भी कि इस तरह लोग निकलेंगे, इतनी तादाद में निकलेंगे और वोट करेंगे। और देहातों में भी लोगों को पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, उसे दाद देना पड़ती है कि उन्होंने अपने जो इंतखाबी निशान थे, वो रटा दिए लोगों को। अब नहीं तो ये जैसे कि फ़र्क डालेगी? आने नहीं, वाले अब दिनों में फ़र्क डालेगी? मैं बता रहा हूँ ना कि जो पहले इमरान खान ने 4 हलकों की धांधली का कहा था कि 4 हलकों में धांधली हुई है। उनके पास कोई इतने प्रूफ नहीं थे, एविडेंस नहीं थी, ठीक है? आप ये कह लें कि 35 पंचर वाला उन्होंने बयानिया बनाया, बाद में उन्होंने कहा था मुझे तो किसी ने भी कहा था, तो मैंने भी वो बात आगे चला दी, तब वो प्रूफ नहीं थे। अब ये जो फॉर्म 45 जारी हुए हैं, अब ये प्रूव है, ठीक है? इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, अगर वो कहता रहे कि धांधली नहीं हुई, नून लीग कहती रही धांधली नहीं हुई, अब नून लीग वाले कहते हैं कि इनके पास जो फॉर्म 45 हैं, वो जाली हैं, तो आप असली दिखा दें। इनके पास अगर जाली हैं, आप असली दिखा दें। अब इनका जो केस स्ट्रॉन्ग इस तरह होता है कि इनके साथ जो दूसरे पार्टियों के लोग कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, लब्बैक वाले, वो फार्म और उनके फार्म और पीटीआई के फार्म मैच हो रहे हैं। जमात इस्लामी वाले लोग आके गवाही दे रहे हैं कि भाई फलां-फलां हल्के से हमारा ये कैंडिडेट था, इनका ये कैंडिडेट था, ये फॉर्म 45 के मुताबिक ये जीते हुए हैं। जैसे लाहौर का मैं बताता हूँ, ज़हीर अब्बास खोखर, वहाँ पर लब्बैक वाले आके कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले आके कह रहे हैं, फिर इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला हल्का है। मतलब तकरीबन सभी हलकों में जहाँ पर फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो ये तो सबूत हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं भाग सकता। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी भी ठप्पे लग रहे हैं, फॉर्म 45 जो हैं, उन्हें भी आगे-पीछे किया जा रहा है। तो जो पहले वाले थे ना, जो पहले इमरान खान ने पहले 4 हल्के का बोला, फिर पंचर का बोला, वो अलग थी। अब एविडेंस है पास, अब इंटरनेशनल मीडिया को भी उन्होंने दिखा दिया कि जहाँ-जहाँ पर फॉर्म 45 मौजूद हैं, इन्हें मुश्किलात का सामना है। इसीलिए मरियम नवाज़ के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन जिन्होंने लड़ा, उन्हें भी यही कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर हरवाया गया। अब जब उन्हें हिरासत में लिया गया, तो तब भी अंदर डील की गई कि ये जो आप धांधली और फॉर्म 45 वगैरह लेके जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, वहाँ पर ना जाएँ, डील कर लें। तो खतरा तो है ना इनको, मतलब एक तरह यानी यानी से। आपको लगता है इस दफ़ा मुख्तलिफ है सिचुएशन, इस दफ़ा शायद हाँ, कोई नहीं हल भी निकले? जो मंसूबा बनाया गया था ना, उसके मुताबिक तो बिल्कुल ठीक था। अवाम ने निकल कर जो मंसूबे खराब किए और फॉर्म 45 अब दे दिए उन्होंने, ये गलती की है उन्होंने। ये आरओ अच्छा, को ये बोला, जो ठीक प्रिजाइडिंग है, मैं ऑफिसर तक राणा जो है साहब ना, मामला हुँ, ठीक हुए हैं। अच्छा राणा साहब 47 में आपको जो क्या लगता है? हेर-फेर किया हुँ, गया। मैं राणा साहब से भी जान लेता हूँ। राणा साहब आपको क्या लगता है, मुख्तलिफ होगी कोई चीज़ इस दफ़ा, या जिस तरह सलीम कह रहे हैं कि इस बार सबूत मौजूद हैं, या वैसे ही होगा जैसे होता रहा है? क्योंकि अगर मुख्तलिफ हुआ, तो फिर हमें शायद दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, या कोई और ऑप्शन देखना पड़े, या फिर उस जमात की हुकूमत जो कि रियासत को इस वक़्त कबूल नहीं है, वो हुकूमत क्या अफ़ोर्ड कर पाएँगे फिर हम? देखें, ये मैं सलीम साहब की बात से एग्री करता हूँ कि जो फॉर्म 45 है वो एविडेंस तो है ना एक
कि आप लेके जाएं आगे फॉर्म 47, तो बाद में वो जब कंक्लूड होती हैं सारी चीजें तो तब करना है ना, जब आरओ करता है। तो फॉर्म बेसिक जो ग्राउंड से जो चलता है, जो हम लेके चलते हैं हर यूनिट काउंसिल से कह लें, हर पोलिंग स्टेशन से कह रहे हैं, तो वो फॉर्म 40 लेके चलते हैं ना। तो बेसिक अगर इसको लेके चलें तो इसी बेस तो इसकी यही होगी कि फॉर्म 40 जो है 45, तो इसको होना चाहिए और मुख्तलिफ होना भी चाहिए इस बार। कब तक हम ऐसे चलते रहेंगे, कोई यही सारा कुछ चलता रहे और ये कभी खत्म होने की चीजें नाम ही नहीं लेती। अगर ये सारा कुछ नहीं होना, इस बार भी नहीं होना ये चीजें, फॉर्म 45 वाली बात कोई अदालत या किसी भी जगह पे हम इसको लेके नहीं जाएंगे, या कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करेंगे लोगों को जहाँ पे आगे फिर यही होता है कि जैसे सड़कों पे लोग कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम कैसे रोक सकेंगे इनको। तो अच्छा, इस सब को रोकने हाँ, के लिए तो इन मैं सब को सलीम, इन आप सारी इसमें चीज। ऐड कीजिएगा। मैं ना एक छोटा सा आपके सामने इमेजिनेशन मफरूजा पेश करता हूं। क्या इमरान खान इस सिचुएशन पे होते और उनको ये सपोर्ट मिल रही होती, तो क्या वो भी चाहते कि या नून लीग की तरह वो ठीक है जाने दें, हुकूमत की तरफ जाते? क्या होता अगर आज जहां पे नून लीग खड़ी है वहां पर इमरान खान खड़े होते? तो अच्छा, मैं थोड़ा सा पिछली बात को करता हूँ। ये जो फार्म 45 वाली बात है ना, मतलब आपने कहा कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब आप अखलाकियात इसमें डाल रहे हैं कि मतलब कि अखलाकी लिहाज से कि नून लीग के कि यार मैं इक़्तिदार से पीछे हट जाता हूँ, या जिन्होंने मंसूबा बनाया था वो कहें कि नहीं यार ये गलत किया हमने, अब पीछे हट जाते हैं। वो अगर वो चाहेंगे कि नहीं करना तो फिर वो नहीं करेंगे। पर ये जो एविडेंस हैं इसकी बुनियादों पर जो हुकूमत बनेगी उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होगी। उसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में ज़ीरो होगी और बैरून ममालिक जो सरमायादार बैठे हैं, आईएमएफ ने आपको पैसे देने हैं और दूसरे ममालिक हैं, उसके आगे ज़ीरो होगी, क्योंकि इस वक़्त एविडेंस मौजूद हैं। और दूसरा, ये नून लीग अगर हुकूमत बनाती है तो ये इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाते, हम पंजाब में बना लेते हैं। जिन लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया है, अभी तक वो अपना ये कह लें कि गालियाँ खा रहे हैं, अवाम से खा रहे हैं, और जितनी सलीम, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। सलीम, कोई मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जी, आप बोलिएगा। नहीं सलीम, आपकी आवाज नहीं आ रही। राणा साहब आप बताइएगा, मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूं, बल्कि राणा साहब का भी डिस्कनेक्ट हो गया। सलीम, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जो कह रहे थे उसमें आपके कहने का मकसद यही था कि इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अब यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए और ये फ़र्क डाल सकता है। हमारे यहाँ हमेशा ही यही इशू रहा है, हमारी इस पूरे जो आज़ादी के बाद से अब तक हम पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री गुज़री है, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फ़र्क डाल सकती हैं, लेकिन उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने कभी भी बाय बुक चलकर चीज़ों को नहीं देखा। जब बाय बुक चलेंगे तो शायद चीज़ें दुरुस्त हो जाएँगी। बहुत शुक्रिया, सलीम हमारे साथ मौजूद थे और राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक़्त और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये नशिस्तें जो है वो डेली बेसिस की बुनियाद पर जारी रहें और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर कोई गुफ्तगू होती रहे और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।